हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला चैप्टर है जिससे आपका 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा ये चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन हमेशा अच्छा लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहला क्वेश्चन अगर अच्छा लिखा गया, उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको क्या करता है, आगे मार्क्स देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखना चाहिए। ये शुरू से सभी टीचर बताया होगा आपको। तो ये चैप्टर का नाम क्या, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, बता चुके कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो चैप्टर के नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो आप लोग 11वीं क्लास में भी प्रोडक्शन का मतलब पढ़े होंगे। क्या वहाँ पर डिफिनेशन था कि प्रोडक्शन जो है कुछ नहीं है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज है। नहीं सर, हम लोग तो प्रोडक्शन का डेफिनेशन ये सुना था कि एक इनपुट को दूसरा आउटपुट में मतलब कन्वर्ट कर देना, मतलब वन स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर देना इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। यही आप लोग सुने होंगे डेफिनेशन कि चेंज इन वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये बात सही है। ये डेफिनेशन कौन दिया था प्रोडक्शन का? क्लासिकल व्यूज दिया था। क्लासिकल व्यूज मतलब जो पुराना इकोनॉमिस्ट लोग था, जो बहुत पुराने ज़माने के इकोनॉमिस्ट लोग थे, वो लोग ये डेफिनेशन दिए थे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर देना दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक लूप होल है, मतलब एक खराबी है ये डेफिनेशन में। क्या खराबी है? देखो, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग वही चीज़ को कन्वर्ट कर पाएंगे जो वस्तु होता है। वस्तु मतलब सामान, गुड्स होता है, कमोडिटी। लेकिन हम आप लोग को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस में हम आप लोग को जब दे रहे हैं तो कुछ क्या बना करके या कुछ चेंज करके दे रहे हैं? नहीं, हम ऐसा सर्विस दे रहे हैं जो कि इनटैंजिबल नेचर का है। इनटैंजिबल मतलब उसको देख नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो क्या मेरा जो सर्विस देना है वो क्या प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा? नहीं सर, प्रोडक्शन कहलाएगा। ये भी आप लोग पढ़े। कैसे? आप लोग नेशनल इनकम पढ़े होंगे क्लास 11 में। वहाँ पर ही ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड करते थे जब वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे। याद आया? तो सर इसका मतलब है कि सर्विस भी प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो अगर हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब पुराना ज़माना के इकोनॉमिस्ट लोग का अगर डेफिनेशन ले करके चले तो यहाँ पे वो फिट नहीं बैठ रहा प्रोडक्शन। तो इसलिए नियो क्लासिकल व्यूज, नया ज़माना का जो इकोनॉमिस्ट लोग आया वो लोग बोला नहीं, प्रोडक्शन का मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर देने को प्रोडक्शन नहीं बोलते, बल्कि प्रोडक्शन क्या है, इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज है। क्या है बाबू? इज़ द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। सर मतलब क्या होता है? सुनो, प्रोडक्शन का मतलब ये लोग ये बोला, साफ लफ्ज़ में यही बोला, आसान लफ्ज़ों में, कि प्रोडक्शन हर वो चीज़ है जो आपका यूटिलिटी, ज़रूरत को क्या कर सके, क्रिएट कर सके, उसको फुलफिल कर सके, और बदले में आप उसका अगर पेमेंट करने के लिए रेडी है, वही बोला थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज में कुछ आप दे रहे हो और कुछ ले रहे हो, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। अब ये डेफिनेशन में तुम देखो, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही कवर हो गया। सर गुड्स सामान हम लोग खरीदते हैं, मान लो मोबाइल फ़ोन हम लोग लिए या ये पेन लिए, तो ये पेन के बदले में हम लोग पैसा दिए, कमोडिटी मिला। इस पेन को हम लोग कन्वर्ट कर दिए ना, मतलब तुम्हारा क्रिएशन, ज़रूरत को पूरा किया, बदले में क्या लिया, पैसा लिया, तो ये प्रोडक्शन हुआ। सर्विस हम आप लोग को पढ़ा रहे, ज़रूरत है भाई पढ़ाई का, बदले में आप लोग क्या दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं हमको। या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के बदले में हम लोग हर महीना क्या करते हैं, बिल पे करते हैं, तो वो भी ज़रूरत को फुलफ़िल किया, बदले में क्या किया, तुम लोग पैसा दिया, तो वो सर्विसेज भी क्या होता है, प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया, जो कि ये चैप्टर का नाम है। पहले उसको जान लो, आधा चैप्टर वहीं निकल जाता है। समझ में आया? क्लियर? चलो आगे आओ। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन देखो, डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़े, फिर सप्लाई चैप्टर में हम लोग सप्लाई फंक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट। इनपुट को कन्वर्ट कर दे रहे हम लोग आउटपुट में, या कुछ भी हम लोग डाल करके बदले में हम लोग कुछ, जैसे कि मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, बदले में हम क्या, इनपुट मेरा क्या क्या है, पढ़ा रहे, टीचर्स हायर कर रहे हैं, बुक का, प्रिंट का, पेन का कॉस्ट वगैरह, ये सब क्या है, मेरा इनपुट है। अब बदले में हम तुम लोग को क्या दे रहे, सर्विसेज दे रहे। तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक का जितना कुछ सफ़र है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, x1 इंटू x2 से, या फिर x1 x2 क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यही तो मेरा इनपुट है ना। ठीक,
आगे बढ़ो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो कि चैप्टर का नाम है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो जानो। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है, ऐसा पढ़ाई हम लोग करेंगे ये चैप्टर में कि पता चलेगा तुम्हारा कितना इनपुट लगा है, कितना आउटपुट मिलेगा, कहाँ तक का हम लोग को रोक देना चाहिए। देखो ये चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य मतलब पर्पस क्या है, ये चैप्टर सिखाएगा क्या, ये हम अभी शॉर्ट में तुम लोग को बता दे रहे हैं। जैसे मान लो फैक्ट्री है, ठीक, फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये पेन का, ठीक है। अब फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम पहले जो फैक्ट्री में मेरा कैपेसिटी 10 इंसान का बैठने का है, ठीक है, मतलब लेबर आएगा 10 आदमी लेबर काम कर सकता है। एक लाए हम, वो प्रोडक्शन किया, दूसरा आया, हो सकता है वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा क्योंकि वो एफिशिएंट है, ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, इफेक्टिव है। थर्ड आया वो उससे ज़्यादा किया, लेकिन फोर्थ आया ना वो थोड़ा कमज़ोर था तो वो भी काम किया। फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, 10 के तक का मेरा क्या हुआ, लॉस हो गया। मतलब 10 लेबर को रखने से हमारा प्रोडक्शन में उतना बेनिफिट नहीं हुआ, वो आकर के उल्टा प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, कमी कर दे रहा है। तो उसको हम लोग रखेंगे 10 के बाद से नहीं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 10 बंदा को ही हम काम पे हायर कर सकते हैं क्योंकि जगह ही उतना है। अगर ज़्यादा बंदा को लाएंगे तो मेरे को क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, तो मुझे वहीं पर ही रोक देना होगा। कितना लेबर तक का, 10 लेबर तक का। तो ये सब जो हम लोग समझ रहे कि कितना लेबर तक का काम कराएंगे, कितना लेबर तक का काम नहीं कराएंगे, ये कहाँ से पता चलता है, ये चैप्टर से पता चलता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग 2 टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसी के ऊपर तुम्हारा 2 लॉ है इस चैप्टर में जो कि इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो एकदम 100% आएगा इस बार आप लोग का 2024 में, ठीक है। पहला क्या, शॉर्ट रन में इट इज द टाइम पीरियड वेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट रन वो प्रोडक्शन फंक्शन है, वो टाइम पीरियड है जहां पर जितना भी फैक्टर्स हम लोग का रहेगा, मतलब इनपुट रहेगा, उसमें से एक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। मतलब शॉर्ट रन ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जहां हर फैक्टर्स को हम लोग वैरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते सेम टाइम में। क्यों, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा कमी है। सर एग्जाम्पल दीजिए, नहीं समझ में आया। मान लो हमको ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है, कोचिंग चलाना है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब हमको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मुंबई में मेरा सेमिनार लेना है, ठीक। अब क्या हम वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद लेंगे, नहीं, हम वहाँ पे क्या करेंगे, रेंट पे हायर करेंगे कि नहीं जगह को, क्योंकि अगर हम वहाँ ज़मीन खरीद लेंगे उसके बाद तो हमको वापस आना है कोलकाता। अभी तो हम कोलकाता में है लेकिन मुंबई हमको जाना है, 2 दिन का सेमिनार लेना है, तो वहाँ पर हम ज़मीन नहीं लेंगे, जगह लैंड नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे, उसको रेंट पे हायर करेंगे। तो क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड मेरा क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर हमको वहीं पे रहना है, वहाँ पे हमको कोचिंग चलाना है या फिर और एक्सपैंड करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लैंड ले लेना होगा। तो वही चीज़ है कि लॉन्ग रन में क्या होगा, तुम हर चीज़ को क्या कर सकते हो, टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुमको हमेशा वही काम करना, तो तुम ऑल फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, लैंड को भी खरीद लोगे, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। लेकिन शॉर्ट रन में तुम बढ़ा घटा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा क्या है, टाइम का बहुत ज़्यादा कमी है। तो शॉर्ट रन ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जहाँ पर ही सब फैक्टर वेरिएबल नहीं रहता, एटलीस्ट 1 फैक्टर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और लॉन्ग रन ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जहाँ पर टाइम बहुत है, हर फैक्टर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं सेम टाइम पे। क्लियर है? देखो इस चैप्टर का जितना भी तुम्हारा पीडीएफ, ये बोर्ड में हम जो लिखा रहे हैं, आपका पीडीएफ बना करके हम कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलो ये वाला टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। ये आप लोग 11 में भी पढ़े हो, है ना। तो अभी हम लोग और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्या है टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। रिलेशनशिप से पहले टीपी का डेफिनेशन, एपी का डेफिनेशन या फिर एमपी का डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नोट्स में दे देंगे, यहाँ लिख करके टाइम बर्बाद हम लोग नहीं करते। चलो आओ पहले रिलेशनशिप। देखो ये टेबल जो है तुम्हारा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को लिख करके रखना, क्योंकि इसी टेबल से अभी हम लोग 2 सम्स करेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक तो ये करेंगे ही 5 मार्क्स का। देखो ये चैप्टर कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को मुलाकात हो गया क्या, 5 मार्क्स में, क्योंकि अभी इससे पहले जितना कुछ भी पढ़े ना, वो हम लोग क्या किया, बेसिक्स सभी हम समझाए थे। क्वेश्चन आता क्या है, यही सब क्वेश्चन आता है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, या फिर राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो सर क्या टेबल हम लोग को याद करना पड़ेगा? नहीं, टेबल याद नहीं करना पड़ेगा, टेबल से हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। तो पहले हम लोग टेबल पे ध्यान दो। टेबल पे हम लोग आकर के देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ लेबर, ठीक है।
नंबर ऑफ लेबर क्या है, 0 लेबर है अगर हमारा, तो उसमें टीपी कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। टीपी का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, मतलब एक लेबर आया है कितना प्रोडक्शन किया 100, दूसरा लेबर आकर के कितना प्रोडक्शन किया होगा 120 किया, मिल करके कितना हो गया 220, तीसरा लेबर आकर के कितना किया 360, मतलब वो एक्स्ट्रा कितना किया प्रोडक्शन 140, 4 आया है वो कितना टोटल मिला करके चारों का प्रोडक्शन कितना हुआ 520, मतलब टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जितना भी लेबर हमारा फैक्ट्री में काम कर रहा है सब मिला करके कितना प्रोडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीपी। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एमपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समेशन, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, सम टोटल, समेशन। एपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मतलब हर एक लेबर आ करके जो योगदान कर रहा है, एवरेज हम लोग निकालते हैं ना कि भाई अगर 10 लड़का मिल करके मतलब 500 यूनिट बना रहे तो हर एक लड़का कितना बनाया होगा, तो वो हम लोग क्या करते हैं, एपी निकालते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटी से, ठीक है, तो एपी निकल के आया। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमको प्रोडक्शन में कितना एक्स्ट्रा देखने को मिला। जैसे कि मान लो मेरा लेबर मतलब 3 लेबर है, प्रोडक्शन कर रहा था 100 यूनिट्स, चौथा लेबर आया वो प्रोडक्शन किया है तुम्हारा 100 यूनिट्स और, तो एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से हमको प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल प्रोडक्शन तो 400 हो गया, 300 प्लस 100 400, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेबर आकर के वो कितना बनाया 100 बनाया, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से आपको एक्स्ट्रा कितना प्रोडक्शन करके वो दिया, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है, कितना फॉर्मूला होता है 2। एक फॉर्मूला होता है आपका एमपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपी, इस डेल्टा का साइन का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, एक ये फॉर्मूला होता है। और एक मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कि एमपी एन इज इक्वल टू क्या होता है, टीपी एन माइनस टीपी n माइनस 1, क्या होता है n जो है वो टीपी के नीचे रहेगा और n माइनस 1 भी क्या होगा, टीपी के नीचे रहेगा, ठीक है। हम लोग अभी कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये हम सब कुछ बताएंगे, ये टेबल को बस बहुत गौर से देखना, ये टेबल समझोगे ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे फैक्ट्री में कोई भी लेबर नहीं है तो क्या प्रोडक्शन होगा, भाई नहीं होगा। एवरेज प्रोडक्ट का बात ही नहीं है, जब टोटल प्रोडक्ट नहीं होगा तो एवरेज प्रोडक्ट भी नील होगा और तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी नील होगा। समझ में आया। एक लेबर आया है मेरा मार्केट में, मतलब एक लेबर को हम काम पे रखे, वो बंदा आकर के कितना प्रोडक्शन किया 100, एक लेबर है, डिवाइड करो 100 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 100, और एक लेबर एक्स्ट्रा आकर के कितना बनाया है 100 यूनिट बनाया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा 100 होगा। मतलब इनिशियल स्टेज में, मतलब फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन में टीपी एपी एमपी तीनों ही क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा लेबर आकर के वो प्रोडक्शन कितना किया 220, तीसरा लेबर आकर के कितना प्रोडक्शन किया मिला करके तीनों का 360, चौथा लेबर आकर के कितना किया प्रोडक्शन 520, 5 लेबर आकर के कितना प्रोडक्शन किया 650, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। एक टाइम में जाके वो देखो कांस्टेंट हो गया, बराबर हो गया, उसके बाद क्या हुआ टीपी गिरने लग गया, ठीक है। गौर करो यहाँ तक का टीपी देखो बढ़ते ही जा रहा है, 100 से 220 360 520 650 750 840 बढ़ते ही जा रहा है, कहाँ तक का 880 तक का है कि नहीं। उसके बाद वो क्या हुआ, गिरने लग गया है ना। लेकिन यहाँ तक देखो तुम, पहले हम लोग एक काम करो ना, पहले हम लोग कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। टीपी कितना है इस इधर पे 220 है, डिवाइड बाय 2 से करोगे कितना आएगा 110, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में कितना है 360, आपको टीपी दिया हुआ, क्वेश्चन में टीपी मान के चल रहे हम लोग दिया हुआ है, ठीक है। चौथा लेबर आकर के मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ 520, तो डिवाइड करो 520 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 130, ठीक। 750 अगर डिवाइड करोगे 6 से 125, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, जो फॉर्मूला में दिया टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी सेम आ रहा है। 880 को डिवाइड करोगे 9 से तो कितना आएगा 97.77 आएगा। तो फॉर्मूला पहले हम लोग समझ लेते हैं। एमपी का फॉर्मूला 2 है, दोनों को एक से हम क्लियर कर देते हैं। एमपी का पहला फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो पहला में तो कोई चेंजेस नहीं है, दूसरा में देखो, दूसरा में क्वांटिटी कितना चेंज हुआ भाई, 1 से चेंज हुआ ना, यहाँ पे 1 से चेंज हुआ, और टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस हुआ 220 माइनस 100 मतलब कितना हुआ 110। फॉर्मूला में पुट करो ये वाला फॉर्मूला में 110 डिवाइड बाय 1 कितना होगा 110 ही आएगा ना, देख लो, सॉरी 120 डिवाइड बाय कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और आगे चलते हम लोग, ये वाला देखो, मान लो हमको ये निकालना है ये, ठीक। ये कितना नंबर में 4 में, तो एक लेबर एक्स्ट्रा आया, मतलब क्वांटिटी कितना चेंज हुआ 1,
और टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस हुआ, 520 माइनस 360 करो ना, कितना आएगा 160 आएगा। कितना आएगा 160। तो 160 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 160 ही होता है। मतलब टीपी का एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जितना टीपी चेंज हुआ ये वाला हमको निकालना है मान लो, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में मतलब पहले 5 में कितना था 650, 6 आया 750, चेंज कितना हुआ टीपी का 100। अब क्वांटिटी कितना चेंज हुआ 5 से 1 6, मतलब 100 डिवाइड बाय 1 कितना होगा 100 ही होगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ हम लोग का, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला से आते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, एम पी इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से हम लिख दे रहे फॉर्मूला, एम पी एन माइनस इज इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सर हम लोग का एम पी मान लीजिए ना, एम पी 8 निकालना है। क्या निकालना है, एम पी 8 का, ये वाला हम मिटा दे रहे, ठीक है। एम पी 8 निकालना है, ठीक। तो उस टाइम में टी पी एन मतलब टी पी 8 लिखेंगे, 8 एन के जगह में 8 लिखेंगे, एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1। तो टी पी 8 में आपका क्या था भाई 880 था, और टी पी 8 माइनस 1 मतलब टी पी 7 में कितना है 840, कितना आएगा 40 ही आएगा। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे निकला हम लोग का। चलो फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद तुम रिलेशनशिप में ध्यान दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक का अभी तक का नहीं भी सुना है थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को कि टीपी यहाँ से लेकर के अप टू यहाँ तक का आपका टीपी 520 तक का इंक्रीज हो रहा है। टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कौन सा रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। मतलब एक लेबर आया वो कितना प्रोडक्शन किया 100, दूसरा आकर के कितना किया 100 से ज़्यादा कर लिया 220 किया, मतलब ये क्या है इफेक्टिव है। तीसरा आया वो और भी ज़्यादा किया, मतलब दूसरा लेबर आके 120 एक्स्ट्रा किया था, ये आकर के 140 एक्स्ट्रा किया। 4 लेबर आया वो कितना किया 140 से भी ज़्यादा किया, कितना किया 160। 5th लेबर आया है वो क्या किया, यहाँ से क्या हुआ 5th लेबर वो प्रोडक्शन टीपी इंक्रीज तो हुआ यहाँ पे, लेकिन कौन सा रेट पे, डिमिनिश रेट पे। यहाँ तक का टीपी इंक्रीज कौन सा रेट पे हुआ है, इंक्रीज तो हो रहा है बढ़ती रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। यहाँ से तुम देखोगे यहाँ तक का टीपी इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन कौन सा रेट पे, डिमिनिश रेट पे। डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। अभी सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ से यहाँ तक का टीपी इंक्रीज तो हुआ, लेकिन कौन सा रेट पे, डिमिनिशिंग, मतलब बढ़ने का जो स्पीड है वो क्या हो गया, कम हो गया। सर 880 यहाँ पर ये तो बढ़ा नहीं है, लेकिन इसको कंसीडर हम लोग करेंगे बढ़ा वही। सर एग्जाम्पल दीजिए, नहीं समझ में आया। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम तुमको नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम एक कोचिंग खोले, ठीक है। वहाँ पे एक लड़का आया हमसे पढ़ने के लिए 1 to 1, बोला सर हमको 1 to 1 पढ़ना है, आपसे अकेले में पढ़ना है, हम बैच के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो जनरली बैच के साथ पढ़ने से फीस बच्चा लोग का क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन हम 1 to 1 पढ़ाएंगे अगर, तो उससे फीस क्या करेंगे, हम ज़्यादा चार्ज करते हैं। होता है ना ये स्पेशल सर्विस का ज़्यादा फीस लिया जाता है। तो वही हुआ, वो बंदा से हम लिए, मान लो तुम्हारा 12 पढ़ाने का 4000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2 लड़का आया पढ़ने के लिए 1 to 1, तो उन लोग बोला कि सर फीस कितना, हम बोला देखो लास्ट ईयर तो 4000 था, इस बार भी क्या होगा 4000 पर मंथ लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम दे रहे, 4000 नहीं होता फीस, ठीक है। तो 4000 हम लेंगे। वो बोला नहीं सर वहाँ पे तो एक लड़का था, हम लोग 2 लड़का है, मिला करके बताइए कितना। हम बोला ठीक है तुम लोग मिला करके 3500 करके दे देना। देखो पहले एक लड़का को हम पढ़ाते थे, मेरा इनकम कितना था 4000, लेकिन अब 2 लड़कों को पढ़ा रहे, कितना इनकम हुआ 7000। बढ़ा ना, टीपी बढ़ा कि नहीं, लेकिन रेट क्या हुआ, घट गया। उसी को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। अब देखो तीसरा लड़का, मान लो मेरा कोचिंग में मैक्सिमम बैठने का लड़का है 8 लड़का बैठने का है, ठीक है। तो 7 लड़का तक का मेरा टीपी बढ़ा था, डिमिनिशिंग रेट पे ही बढ़ा था, लेकिन बढ़ा था। मतलब 7 लड़का मिला करके तुम मान के चलो मेरा फीस जो हो गया था 800 या 1000 रुपया हो गया था पर मंथ, ठीक है। मेरा 7 लड़का कितना मिल करके दे रहा, पर लड़का 1000 रुपीज़ दे रहा, ठीक। अब 8 लड़का हम बैठाए, 8 लड़का जो आया ना वो फीस जो है कम किए सबका मिला करके, फिर भी हमको कितना इनकम हुआ 1000 रुपये ही हो रहा है। मतलब
ज़्यादा नहीं हो रहा, 1000 हो रहा, मतलब सबका फीस हम कम किया ना, तो एक लड़के के ऊपर एवरेज कितना बैठ रहा, 1000। तो क्या हम वो एक लड़का को बैठाएंगे नहीं अपना कोचिंग में, वो जगह वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, नहीं, हम उसको ले लेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा लड़का ज़्यादा पढ़ जाएगा, मतलब मेरा जगह ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरा फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा जगह, और तुम्हारा क्या होगा, एवरेज में फीस भी सबका कम हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा। तो हमको कहाँ तक का यूज़ करना है, जब तक मेरा टीपी जो है मैक्सिमम ने पहुँच जाए। तो यहाँ पे टीपी कहाँ मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे नहीं, ये पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ लेबर कितना काम कर रहा है, 9 लेबर। तो यहाँ तक हम लोग टीपी को इंक्रीज ही समझेंगे, ना कि डिक्रीज समझेंगे। समझ में आया? चलो, यहाँ से क्या हुआ है, टीपी डिक्रीज होने लग गया है। टीपी क्या होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गया है। यहाँ तक का इंक्रीज हुआ कौन सा रेट पे, डिमिनिश रेट पे। यहाँ पे टीपी इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पे। यहाँ पे अब गौर करना आप, हम बता रहे, एक मिनट जरा सा होल्ड करो। अब देखो, जब टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट था ना, वहां तक का, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पोर्शन एपी भी बढ़ रहा है। देखो एपी भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, एपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये पोर्शन में तुम्हारा एमपी भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ तक का एमपी भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना, एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। कब तक का, जब तक का तुम्हारा टीपी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है, वहाँ पर एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। लेकिन एमपी के अंदर एक खूबी है, एमपी क्या होता है, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर ये खूबी है कि वो बढ़ता भी स्पीड में है और घटता भी स्पीड में है। तो यहाँ पे देखो एपी और एमपी दोनों ही बढ़ रहा है, लेकिन एमपी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है एपी के मुकाबले में। देखो ये 100 है, ये भी 100 है, ये 110 हुआ बढ़ करके ये 120 हो गया, ये 120 हुआ तो ये कितना, ये 140 हो गया, ये 130 हुआ तो ये 160 हो गया। मतलब जब टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट रहेगा, उस पॉइंट तक का आपका एपी भी बढ़ेगा, एमपी भी बढ़ेगा, लेकिन एमपी का बढ़ने का रेट क्या होगा, एपी से ज़्यादा होगा। क्लियर है? आगे चलो, टीपी इंक्रीज हो रहा है यहाँ से लेकर के 5th यूनिट से लेकर के आपका 9 यूनिट तक का टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कौन सा रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। जब टीपी इंक्रीज एट एन डिमिनिशिंग रेट होता है ना, वहाँ पर ही से एपी और एमपी दोनों ही क्या होता है, गिरने लग जाता है। क्या होता है, गिरने लग जाता है। एपी भी गिरने लग गया और देखिए आपका एमपी भी गिरने लग गया, है कि नहीं। मतलब जब टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट होगा, वहाँ पर ही आपका एपी भी गिरेगा और एमपी भी गिरेगा, लेकिन एमपी में गिरने का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हम बोल करके गए कि एमपी में एक खूबी है, वो बढ़ता भी ज़्यादा है और घटता भी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम है, ये घट करके कितना हो गया, 125, ये घट के 100 हो गया। देखो स्पीड में गिरा कि नहीं, ये 120 हुआ, ये 90 हो गया, ये 120 से 110 हुआ, ये 40 हो गया। तो मतलब एमपी में क्या होता है, जब टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट होता है तो एपी और एमपी दोनों गिरता है, लेकिन एमपी का रेट क्या होता है, ज़्यादा स्पीड में होता है, मतलब गिरता है। क्लियर है? जब टीपी, एक और चीज़ देखो, जब टीपी मैक्सिमम कहाँ है भाई, यहाँ है ना 880 में। टीपी अपना मैक्सिमम कहाँ किया, 880 में। उस पॉइंट पे एमपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। याद रहेगा, जब टीपी अपना मैक्सिमम पॉइंट पे चले जाता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पर एमपी क्या हो जाता है, गिर जाता है, मतलब 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब टीपी गिरने लगेगा, जब टीपी डिक्रीज, मतलब अब गिरने लग गया, 880 के तक का तो बढ़ रहा था, यहाँ से गिरने लग गया, वहाँ पर एमपी क्या हो जाता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है। एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। याद रहेगा ये सब चीज़, टेबल को बस दिमाग में रखो, रिलेशनशिप पूरा क्लियर हो जाएगा। जब टीपी इंक्रीज होता है, फिर से हम बोल रहे हैं, जब टीपी इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो एपी और एमपी दोनों ही बढ़ता है, लेकिन एमपी का रेट एपी से ज़्यादा स्पीड रहता है। ठीक, जब टीपी इंक्रीज होता है एट अ डिमिनिशिंग रेट, वहाँ पर ही आपका एपी और एमपी दोनों गिरने लग जाता है, दोनों गिरने लग गया, लेकिन एमपी का रेट एपी से क्या होता है, ज़्यादा स्पीड में गिरता है। क्लियर? जब टीपी अपना मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाएगा, वहाँ पर ही एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब टीपी डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वहाँ पर ही एमपी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? यही समझाया अभी। और आइए, जहाँ पर ही एपी कांस्टेंट रहता है, जहाँ पर ही एपी हाईएस्ट या फिर कांस्टेंट रहता है, एपी मैक्सिमम कहाँ है, देखो 130, ये वाला पॉइंट, इस पे नहीं लेंगे हम, बार बार बोले कौन से पीछे वाला लेंगे, बाद वाला। तो 130 ये मैक्सिमम है। एपी कांस्टेंट जहाँ पे रहेगा, वहाँ पर एमपी भी क्या रहेगा, उसके बराबर रहेगा। देखो 130। क्लियर है? when AP becomes constant, MP must be equal to AP. क्लियर?
और रिलेशनशिप से हम लोग यही चीज़ को अब समझ लेते हैं। क्या है रिलेशनशिप, आपका एग्जाम में आएगा रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी लिखने का। क्या है, एपी और एमपी का रिलेशन। जब एपी इंक्रीज होगा एमपी उससे ज़्यादा बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन एपी। व्हेन एपी डिक्रीज, जब एपी गिरेगा एमपी उससे ज़्यादा स्पीड में गिरेगा। मतलब एमपी में खूबी ये बताएं हम कि ये ज़्यादा स्पीड में बढ़ता भी है, ज़्यादा स्पीड में घटता भी है। व्हेन एपी बिकम्स कांस्टेंट, ये वाला पॉइंट देखो, व्हेन एपी बिकम्स कांस्टेंट, उस पॉइंट पे क्या होगा, या फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम भी कहाँ है एपी, यहीं पे, उस पॉइंट पे एमपी क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू एपी एट दैट पॉइंट। क्लियर है। फोर्थ क्या बोला है, एपी कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा। देख लो ना, एपी गिर रहा है लेकिन कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा। एपी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाँ गिर सकता है लेकिन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ना ही वो कभी जीरो होगा, ना ही कभी वो नेगेटिव होगा। लेकिन एमपी जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, देख लिए हम लोग। और दोनों ही एपी और एमपी कैलकुलेट किससे हुआ, टीपी की मदद से हुआ। तो बोथ एपी एंड एमपी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टीपी। रिलेशनशिप क्लियर। 5 मार्क्स का यही जस्ट आता है, बस तुमको टेबल लिख के समझ करके कैसे लिखोगे सर एग्जाम में। रिलेशनशिप बिटवीन एपी या एमपी आया तो पहले आपको एपी और एमपी का डेफिनेशन लिखना होगा, जो कि हम पीडीएफ में इस वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर तुम्हारा लिंक पे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। पहले डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको रिलेशनशिप लिखना होगा। रिलेशनशिप के बाद एक डायग्राम बनाना होगा, जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वापस आएंगे। ये टेबल को नोट करके रखो, क्योंकि ये टेबल का एक और काम आएगा, एक क्वेश्चन और इस चैप्टर से। अभी हम लोग इसी टेबल की मदद से ही करेंगे। और कर्व बना लें, क्लियर है। एक और क्या क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, आओ कवर करते हैं। मतलब अब टीपी और एमपी का रिलेशनशिप देखते हैं। When TP increases, MP remains positive। यहाँ पे टीचर्स लोग गलती करता है, बहुत सा जगह में बताने में गलती हो जाता है। क्या होता है, जब TP इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर क्या लिख देता है ना, MP also increases। क्या लिखा जाता है यहाँ पे गलती से, जब TP बढ़ता है MP भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हो सकता है आप लोग अगर 11 में पढ़े होंगे तो यहाँ पे वही गलती किए होंगे। क्या होता है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस, टीचर क्या लिखा जाता है, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, बल्कि ऐसा नहीं है। देखो टीपी इंक्रीज यहाँ तक हो रहा है कि नहीं। रेट का हम अभी बात नहीं की है, इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट। हम क्या बोले, सिर्फ टीपी इंक्रीजेस। तो टीपी अगर देखोगे इंक्रीज तो यहाँ तक हो रहा है, तो वहाँ तक का तुम्हारा एमपी क्या इंक्रीज हो रहा है, नहीं। एमपी बढ़ भी रहा, घट भी रहा, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एमपी रिमेन्स पॉजिटिव। मतलब जहाँ तक का टीपी इंक्रीज होगा वहाँ तक का एमपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एमपी राइज नहीं लिखा, हम क्या लिखा, एमपी रिमेन्स पॉजिटिव लिखा है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है, गलती बहुत जनों का होता है, यहाँ पे बहुत जनों का गलती होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब क्या बोला, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एमपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइजेस मत लिख देना भाई। सेकेंड, व्हेन टीपी कॉन्स्टेंट, टीपी कॉन्स्टेंट कहाँ पे है बॉयज, यहाँ पे है टीपी कांस्टेंट या फिर मैक्सिमम, उस पॉइंट पे एमपी क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन टीपी डिक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी गलती होता है थर्ड पॉइंट में, व्हेन टीपी डिक्रीजेस एमपी ऑल्सो डिक्रीजेस। अरे नहीं भाई, एमपी तो पहले से गिनना स्टार्ट हो गया है, यहाँ एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब टीपी गिनने लगता है तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव, नॉट फॉल। फॉल तो वो स्टार्टिंग में जब टीपी इंक्रीज भी था तब भी गिरने लग गया था एमपी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, टीपी डिक्रीज होगा तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आओ, व्हेन टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात किया है। टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, उस पॉइंट तक का एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये लिख सकते हो आप, नॉट ये लिखोगे कि टीपी इंक्रीज एमपी भी इंक्रीज, नहीं, गलत हो जाएगा। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब हर एक बंदा अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है टीपी, तब एमपी भी क्या होगा, इंक्रीज लिख सकते हो। उसी तरह व्हेन टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, कहाँ से बात किया, ये वाला, टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, वहाँ पर एमपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। देखो एमपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो इसको फिर से एक बार अच्छा से देख लेना, टेबल को अच्छा से, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को फिर से पीछे जा करके देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार हम बोल रहे हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे हॉट टॉपिक की तरफ। सर हॉट टॉपिक मतलब
हर अल्टरनेट साल में 1 साल 2 साल कर करके 2 लॉ इस चैप्टर में। क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। एक साल अगर ये आता है तो दूसरे साल क्या आता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आता है। पता है ना हम लोग का पैटर्न क्या है? 8 क्वेश्चन लॉन्ग है जिसमें से 6 के साथ ऑप्शन मिलता है, कोई 2 के साथ ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस बार जो 2023 में जो क्वेश्चन आया ना, इस बार ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया ना ही लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आया। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आप लोग का कि 2024 में यह आएगा। इन दो लॉ में से कोई एक तो एकदम 100% आएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो बहुत गौर से समझना, ये एकदम इजी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी टेबल पढ़ के आए ना, बस यही टेबल से ही काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आओ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या नाम है टॉपिक का? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? ये जो लॉ है ये कौन दिया था? सर अल्फ्रेड मार्शल दिया था। अच्छा, ये इसका भी हम नोट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, दिस लॉ इंट्रोड्यूस बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये लॉ जो है ये किसको डिनोट करता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन को? शॉर्ट रन। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स उसके लिए वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पर एक फैक्टर एटलीस्ट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हम लोग को पता है, शॉर्ट रन का डेफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं। ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे हम लोग मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाएंगे एक फिक्स फैक्टर में, तो हम लोग को पहले आउटपुट क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक टाइम पे क्या हो जाएगा? वो डिमिनिश हो जाएगा। सर एग्जांपल से समझाइए। ये लैंड है, ये क्या है? फिक्स फैक्टर है, मेरा फैक्ट्री का लैंड है। इसमें हम ना छोटा छोटा लेबर लेकर के प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना, देखो सब खुश खुश है, कितना काम मिल रहा है इन लोग को काम लेकर के हम डालते जा रहे हैं। फिक्स फैक्टर में लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, डालते जा रहे काम पे। ठीक है, डालते जा रहे। शुरुआत में जब हम लेबर डाल लेते हैं, मतलब ये 3 को, तो हमको क्या मिला? ये 3 आकर के बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा, काम अच्छा से कर रहा, तो मेरा टीपी टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? इन लोग का भीड़ बढ़ जाएगा, भीड़ बढ़ेगा तो बातचीत होगा। अच्छा, इन लोग का यूनियन वाला काम हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगा, हमको संभालने में तकलीफ होगा। बहुत बड़ा बन जाता है तो आदमी होता है ना, मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। एक फैक्ट्री दूसरा फैक्ट्री की तरफ कॉस्ट बढ़ जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो वही बोल रहे ये लॉ कि जब हम लोग फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हुए जाएंगे तो इनिशियल स्टेज में हम लोग को क्या मिलेगा? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट मिलेगा। लेकिन इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज तो होगा, लेकिन कौन सा रेट पे होगा? डिमिनिशिंग रेट पे होगा। और लास्ट में बहुत ज़्यादा खराब हो जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, जो हम लोग टेबल में भी अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, तो यही लॉ यही समझाता है। मतलब हम बोले थे ना, वो टेबल से हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है देखो कि इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, अगर हम लोग अप्लाई करें टू द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, तो पहले टीपी जो है इंक्रीज होगा कौन सा रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। लेकिन इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज तो होगा, लेकिन कौन सा रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे। दिस लॉ एग्जामिन्स हाउ द आउटपुट विल वेरी। ये लॉ यही बताते हैं कि कैसे हम लोग का टोटल प्रोडक्ट, आउटपुट मतलब क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट चेंज हो रहा है शॉर्ट रन में, जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जा रहे हैं, मतलब लेबर को ऐड करते जा रहे हैं फिक्स फैक्टर में, मतलब लैंड पे। क्लियर है? अब इस लॉ में ना 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या है 3 पॉसिबिलिटीज? पहला क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सर फैक्टर यहाँ गौर करोगे, फैक्टर लिखा, क्यों फैक्टर लिखा? क्योंकि यहाँ शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन मतलब एक फैक्टर को ही हम लोग फिक्स चेंज कर सकते हैं या कुछ फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, सबको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये शॉर्ट रन है ना। इसी के लिए इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। लेकिन सब अगर हम लोग चेंज कर देते थे कहाँ पे? लॉन्ग रन में, क्योंकि टाइम बहुत रहता था। लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? स्केल। जब पूरा ही चीज़ को हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसको क्या कहलाता है? स्केल। इसी के लिए उस क्वेश्चन का नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। और ये लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? फैक्टर होगा। देखो कंफ्यूज होता है यहाँ पे भी स्टूडेंट लोग, क्योंकि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में पहला क्या रहता है? वहाँ पे भी यही रहता है। क्या रहता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। वहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, जिस तरह यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना, वहाँ पे भी है, लेकिन नाम भी सिमिलर है, इसलिए कंफ्यूज क्या होता है? पहला क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद होता है वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या रहता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लास्ट में क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब बच्चे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ का क्वेश्चन को वहाँ ढुका करके लिखते हैं, वहाँ का यहाँ घुसा देते हैं। तो इससे क्या होता है? क्वेश्चन का इम्पैक्ट जो है सोल्यूशन में आपका गलत आता है, मार्क्स कटता है फिजूल का।
बस थोड़ा सा टाइम दो ना। ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ डिक्रीज नहीं आएगा, क्या होगा, डिमिनिश होगा, और लास्ट में क्या होगा, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, उसके बाद डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे उधर पे भी, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो, इतना लिखने के बाद, डेफिनेशन के बाद आपको एक डायग्राम बनाना होगा। इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। आप लोग को स्कूल में मैं भी कहीं पे भी पढ़े होंगे तो ऐसे करके बता दिया गया होगा कि डायग्राम ये है टीपी का, ये कर दिया एपी और एमपी का, ऐसे करके रफली डायग्राम लिए होंगे सर। टीपी बनाए, टीपी का मैक्सिमम पॉइंट पे ऐसे लाए, ये हो गया एमपी और ये हो गया एपी, ऐसे करके समझा दिए कि देखो जब टीपी बढ़ रहा है तो एपी एमपी दोनों बढ़ रहा है, टीपी मैक्सिमम हो गया तो वहाँ एमपी ज़ीरो, टीपी गिरने लगा तो एमपी नेगेटिव, ऐसे करके समझा दिए। लेकिन नहीं, ऐसे बनाओगे मार्क्स कट जाएगा। टेबल में ही कारीगरी है इसका, इसलिए हम टेबल बनाए नहीं है। तुम लोग को साथ साथ, अभी मेरा वीडियो के साथ साथ मेरा टेबल देखते जाना। पहले टेबल को थम करके देख लो कैसे बनता है टेबल, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। तो देखो पहले टेबल कैसे बनता है, साथ साथ वीडियो में। यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे टीपी को, यहाँ पे हम लोग ये वाला कर्व में डिनोट करेंगे एपी भी और एमपी को एक साथ करेंगे, ठीक है। नीचे में तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर है, लेबर बोल सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर या फिर नंबर ऑफ लेबर, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस। इसका वाई एक्सिस है, ये है ओरिजिन, ये वाई, ठीक है। चलो सबसे पहले टीपी देखोगे, गौर से देखना टीपी का। ये हुआ टोटल प्रोडक्ट। सर क्या है, वही तो है, नहीं का यहाँ पे हुआ है, देखो बेंट हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से घुरा हुआ, मतलब इन्वर्टेड एस शेप का तुमको देखने को मिलता हुआ है, एस शेप का इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट खींचेंगे, टीपी यहाँ पे मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, ऐसे करके आप लोग पेंसिल से डायग्राम बनाना, पेन से नहीं वरना मार्क्स कटेगा। एक ये हुआ इस पॉइंट, टीपी जहाँ पे मैक्सिमम है, ये पॉइंट मैक्सिमम। एक देखना तुम्हारा टीपी यहाँ से बेंट हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट ऑरिजिन से, तो यहाँ से टच करते हुए चले जाओ, मतलब ये वाला पॉइंट हुआ जहाँ पे मिला, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है। एक देखना टीपी यहाँ से घूर रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग खींचेंगे, जहाँ से मतलब बेंट हुआ, इन्वर्टेड एस शेप, मतलब जो होने है बंद हुआ, ठीक है। अब देखना ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पर एमपी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर द पॉइंट वेयर एमपी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन।
पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो पॉइंट है जहां पर एपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है एपी, और उस पॉइंट पे एमपी और एपी भी क्या हो जाता है, मिल जाता है जाकर के। टेबल भी देखो समझ में आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये सब बुक में थोड़ा शायद नहीं मिलेगा हम लोग का, लेकिन फिर भी हम कंसेप्ट दे दिए। तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, एमपी मैक्सिमम करना है। टेबल देखो, अब एमपी बना रहे, एमपी ऐसा बनाएंगे। अच्छा, इसको थोड़ा ना कर्व ऐसा फॉरवर्ड रखना, क्योंकि ये बहुत करीब हो जाएगा ओरिजिन का, तो थोड़ा गंदा लगेगा। ठीक है, मेरे पास बोर्ड कॉपी नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब हम नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे अच्छा समझा देने का। ये एमपी कहाँ से जाएगा, जहाँ टीपी मैक्सिमम है वहाँ से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव छूते हुए चले जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या होगा, एपी एमपी बराबर होगा और एपी कांस्टेंट भी होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। ये हुआ, लेकिन इसको टच मत करना एपी को एक्स एक्सिस में, क्योंकि एपी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब देखो टेबल, देखो टेबल से भी क्लियर हो जाएगा। जब टीपी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट हुआ था, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहाँ पर एमपी क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था। मतलब ये वाला जगह जो है ना एमपी का क्या है, मैक्सिमम है। ये वाला जगह एमपी का क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, जब टीपी मैक्सिमम पहुँचा था वहाँ पर एमपी क्या हो गया था, 0 हो गया था। देख लो, टीपी यहाँ से गिरने लगा, एमपी देखो नेगेटिव हो गया। मिलाओगे अगर स्केल से तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में एपी और एमपी क्या होगा, दोनों जाकर के साथ में मिल जाएगा। देखो इस पॉइंट पे एपी कांस्टेंट भी, मैक्सिमम भी है एपी, और इस जगह में एमपी काटते हुए नीचे चला गया। इसको समझ में आया? तो यही हम लोग का क्या है। अब देखो यहाँ पे स्टेज 1, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक और क्वेश्चन आता है, राइट 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलता है इसको, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। ठीक है, तो यहाँ तक का डायग्राम को कॉपी करना, बहुत गौर से बनाना डायग्राम, कोशिश किया है बहुत अच्छा से समझाने का। ठीक है, तो डायग्राम को नोट कर लो अच्छे से। उसी हम लोग मतलब जो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना आपको, जैसे हम 3 पॉसिबिलिटीज़ लिखा था ना, 3 स्टेजेस क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और इसके बाद क्या था, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो तीनों का डेफिनेशन, मतलब तीनों के बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट करना होगा। देखो पहले ही स्टेज को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड स्टेज को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बना के दे रहा है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज देखो यहाँ ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक है, कहाँ तक है, ये वाला पॉइंट तक का है। क्या बोला है कि इट इज़ द स्टेज, इट इज़ द स्टेज कहाँ तक है तुम्हारा, वो पॉइंट तक है जहाँ पर एपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम। एपी देखो इस पॉइंट में मैक्सिमम है कि नहीं है, एपी मैक्सिमम है, और एमपी इस पॉइंट तक का देखोगे, इस पॉइंट तक का एमपी क्या है, ज़्यादा है एपी से। देखो ऊपर है ना इतना, वही बोला एमपी इज हायर देन एपी। सेकेंड स्टेज क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ये क्या है, सेकेंड स्टेज है जहाँ पर एपी देखो डिक्रीज हो रहा है। देखो एपी डिक्रीज हो रहा है कि ना, सेकेंड स्टेज ये वाला है, सेकेंड स्टेज यहाँ तक का। एपी देखो यहाँ से गिरने लगा है, एपी डिक्रीजेस, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, बट रिमेन्स पॉजिटिव। अब खत्म कहाँ हो रहा है, सेकेंड स्टेज खत्म कहाँ हो रहा है, जहाँ पर ही एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। देखो इस पॉइंट में एमपी 0 हुआ, उस पॉइंट पे सेकेंड स्टेज क्या होगा, खत्म। अब सेकेंड स्टेज में जहाँ पर एमपी 0 है, वहाँ पर टीपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं है, या फिर कांस्टेंट। तो इट इज द स्टेज वेयर एमपी इज पॉजिटिव। देखो 0 है लेकिन क्या है, पॉजिटिव तो है ना, क्योंकि 0 तक का क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है मैथ्स में। उसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इट इज द स्टेज एमपी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन लेस देन एपी से। देखो यहाँ सेकेंड स्टेज जब स्टार्ट हुआ तो एमपी नीचे हो गया कि नहीं एपी से। यहाँ पे ये वाला डिफरेंस देख रहे हैं, नजर आ रहा है ये डिफरेंस। लास्ट नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, इट इज द थर्ड स्टेज, जहाँ पर एमपी क्या है, नेगेटिव हो जा रहा है। देखो थर्ड स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और टीपी इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। तो ये होता है थर्ड स्टेज। तीनों के बारे में एलेबोरेट किया। अब देखो कर्व का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम सीक्वेंस में लिखाया हुआ वैसे ही लिखना होगा एग्जाम में। अभी इसके पीछे में काउजेज भी हम लोग पढ़ेंगे, काउजेज भी देख लेना कर्व में, मतलब तुम्हारा नोट्स में हम डाल देंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का काउजेज क्या क्या है, डिक्रीजिंग डिमिनिश रिटर्न का तुम्हारा क्या काउजेज है, नेगेटिव रिटर्न्स का तुम्हारा क्या काउजेज है। ठीक है, तो ये सब हम लिखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक का नोट करो।
अब एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है तुम्हारा कि सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रीजन भी बोलते हैं। इकोनॉमिक रीजन मतलब जहाँ पर कंपनी को फायदा हो। तुम ही देखो, अब 3 स्टेज तुमको दिया गया है, तुम प्रोडक्शन कहाँ करोगे, फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में या थर्ड में। सर थर्ड का तो बात ही मत करिए, क्योंकि एक प्रोडक्शन करने एक लेबर को ला रहे, वो उल्टा माइनस में प्रोडक्शन कर रहा, कम कर रहा, तो ये तो होगा नहीं। अगर गौर करोगे तुम एज अ मतलब बच्चे लोग की तरह सोचोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छा कहाँ लगेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न में, कि एक बंदा आया है 100 किया, दूसरा आया है 220 किया, मतलब 120 ज़्यादा किया, वो पहला लेबर से ज़्यादा किया, तीसरा लेबर और ज़्यादा किया। लेकिन नहीं, अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए दौड़ने मांग रहे या फिर कंपनी हो तुम, तो तुमको कहाँ तक का लेना होगा, जहाँ तक का तुमको लेबर का ज़रूरत है। जैसे कि मेरा एक बच्चा पढ़ रहा था, वो 4000 रुपया दे रहा था, दूसरा 2 लड़का आया, वो 3500 करके दिया, क्या उन लोग को पढ़ाएंगे नहीं, हम भेजा देंगे नहीं, फ़ायदा हो रहा है ना, टोटल प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है। हम कहाँ तक का बच्चा को मतलब तुम्हारा लेबर को हम ऐड करेंगे, जितना मेरा ऑप्टिमम कैपेसिटी यूज़ हो जाए, मेरा जो कारखाना या फिर फैक्ट्री का क्या हो, जगह का अकॉर्डिंग पूरा लेबर जितना ज़रूरत है वहाँ तक का हमको उन लोग को क्या करना होगा, काम कराना होगा। तो सेकेंड स्टेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रीजन। वहाँ पर तुम्हारा रिसोर्स क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज, ऑप्टिमम मतलब फुल्ली यूटिलाइज होता है। अब फर्स्ट और थर्ड स्टेज में तुम्हारा ऑप्टिमम यूटिलाइज सही से नहीं हो पाता, इसलिए प्रोडक्शन कभी भी अनइकोनॉमिक रीजन में हो नहीं पाएगा। तो तुम्हारा प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, हमेशा डिमिनिश रिटर्न टू फैक्टर में होना चाहिए। तो काउजेस हम बोले ना, अभी काउजेस यहीं पे हम लिख दिए हैं। काउजेस क्या है, तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न जो हो रहा है उसका वजह क्या है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मतलब यूटिलाइजेशन फिक्स फैक्टर जिस जगह का उसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छा से, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिल रहा है। और क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से इंक्रीजिंग ऑफ फैक्टर, मतलब काम को बांट दिया जाएगा पर्सन टू पर्सन में, तो इससे क्या होगा, स्पेशलिटी बढ़ेगा, और स्पेशलिटी बढ़ेगा तो वो फील्ड में बंदा, एक पर्टिकुलर बंदा वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमको फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम दिया जाए और तुमको सेल्स डिपार्टमेंट में दिया जाए, तो तुम सेल्स का ज़्यादा अच्छे से संभालोगे, हम फाइनेंस का ज़्यादा अच्छे संभालेंगे। एक ही बंदा अगर दोनों काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा थोड़ा। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर करने से हम लोग क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मिलता है। चलो दूसरा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का काउजेस क्या क्या है, वजह क्या है मतलब डिमिनिश होने का। पहला चीज़ तो डिस्टर्ब होता है, मतलब एक फैक्ट्री में 10 लेबर का काम करने का जगह लेकिन हम 8 को काम करा रहे थे, अब उन लोग यूज टू हो गया 8 में काम करने का, फाइल करके काम कर रहा था थोड़ा, ठीक है। अब हम 9 लेबर लाए तो उन लोग को क्या हुआ, डिस्टर्ब होने लगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा बहुत सारा। और क्या हुआ, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं था। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये पेन का 2 तरह का इंक आता है, एक लक्जर का, एक कैमलिन का। तो लक्जर नहीं मिला, कैमलिन मिला है, कैमलिन का लेकिन क्वालिटी मान लो, फर्ज कर लो खराब है, तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा प्रोडक्शन खराब होगा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट में क्या, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाल देना ज़्यादा, मतलब डाल देना तो क्या होगा, आंसर का लेंथ बढ़ जाएगा। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या वजह है, ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है जिसकी वजह से काम कोई नहीं कर पाएगा, जिससे बात होगा उन लोग के बीच में, बातचीत ज़्यादा करेगा, काम कम करेगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से मैनेजमेंट करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से तुम्हारा प्रोडक्शन क्या होगा, नीचे डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर 2 पार्ट के वीडियो में हम लोग डालेंगे, ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले ये चैप्टर नंबर 4 है, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 चैनल में हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। जो नहीं देखा है, आई बटन पे मतलब जो हम डाल दे रहे वीडियो, वहाँ पे जा करके देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल दे रहे, वहाँ से आप जा करके वो वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। थैंक यू। अगर तुम लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करना, ठीक है।